किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका बहुत बहुत इस कार्यक्रम में और मैं हूं आपका कृषि मित्र विपिन यादव। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, हर दिन एक नए विषय को लेकर हम आपके बीच में आते हैं। आज भी एक ऐसे विषय को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। चूंकि आप जानते हैं, वर्तमान में खरीफ फसलों का आगमन हो चुका है। जी हाँ, खरीफ फसलों का सीजन आ चुका है। तो ऐसे में कौन सी फसलें हम लगाएं, इस संदर्भ में हम बात करेंगे। तो हमारे आज के विषय के बारे में हम जानें। आज का हमारा विषय है अरहर और मक्के की खेती। जी हाँ, इस विषय में हम जानेंगे। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर बी एस गुप्ता जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख हैं कृषि विज्ञान केंद्र अशोकनगर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो किसान भाइयों, जैसे कि हम जानते हैं कि विगत कुछ वर्षों से सोयाबीन की हमारी फसलों में नुकसान लगातार देखा जा रहा है। और ऐसे में हमें वैकल्पिक तौर पे कौन कौन सी फसलें लगाना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कृषि को हमें महत्वपूर्ण व्यवसाय बनाना है तो ये तमाम जो जानकारियां हैं हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे किसान भाइयों का ये सवाल है कि सोयाबीन की ऐसी कौन कौन सी वैकल्पिक फसलें हैं जिन्हें हम लगाएं और हमें उसमें ज़्यादा मुनाफा मिले। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। मानसून लगभग दहलीज पर है और खरीफ की बोनी की लगभग तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। और इस तैयारी के साथ साथ जो सोयाबीन किसान भाई, जो कि मध्य प्रदेश सोयाबीन स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो फसल विविधता को लेकर के और सोयाबीन के साथ साथ हम दूसरी कौन सी फसलों को हम अपनी फसल पद्धति में शामिल कर सकते हैं। इनमें प्रमुख रूप से मक्का है, धान है, इसके अलावा उड़द है, मूंग है, अरहर है। इन फसलों को यदि हम अपने फसल चक्र में शामिल करते हैं तो निश्चित ही जो एक जोखिम किसान के साथ बनी रहती है, जैसा कि पिछले वर्ष देखने में आया था। अचानक मध्य प्रदेश में तना मक्खी का विशेष प्रकोप होने के कारण हमारे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो उस नुकसान से बचने के लिए सोयाबीन के साथ साथ हम जो दूसरी फसलें हैं, मक्का, अरहर और मूंग है, उड़द है, तिल है और धान है, इन फसलों को भी अपनी फसल पद्धति में शामिल अगर किसान भाई करते हैं तो निश्चित रूप से ही हमारे किसान भाई जो जोखिम है उससे मतलब बच सकते हैं और उनकी आमदनी में इजाफा भी हो सकता है। बिल्कुल, विशेष रूप से वैकल्पिक फसलों की ओर हमें बिल्कुल अग्रसर होना चाहिए। क्योंकि जैसे कि सर ने कहा कि अभी बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो हमें लगाना चाहिए। सर, मैं ये आपसे ये पूछना चाहूँगा कि किसान भाइयों को किस्मों का चयन किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि किस्मों का चयन बहुत महत्वपूर्ण एक पद्धति माना जाता है हमारी खेती में। तो कौन कौन सी ऐसी फसलों की किस्में हैं और उन्हें किस प्रकार हमारे किसान भाई चयन करें। जैसा कि आपने कहा कि विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम में हम अरहर और मक्का को लेकर के चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो अरहर एक जो उड़द, मूंग और इनके बाद में जो दलहनी फसलें हैं उनमें अपना विशेष स्थान रखती है। हाँ। और ये मनुष्य के जीवन में जो दाल के रूप में अपना विशेष इसका महत्व है और प्रतिदिन हमारे भोजन में एक हिस्सा रहती है। बिल्कुल। और इसकी खेती किसान भाई अगर करते हैं तो निश्चित ही उनको लाभ मिलेगा। किंतु अरहर की जो किस्में हैं अधिक अवधि की 180-200 दिन और उससे भी अधिक अवधि की जो किस्में ज़्यादा प्रचलित होने के कारण किसान भाई अरहर लगाने के लिए उतना उत्साहित नहीं रहते थे। जी। लेकिन अब जो अनुसंधान लगातार हो रहा है, उस अनुसंधान के कारण जो कृषि विश्वविद्यालय हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उनके द्वारा निरंतर जो अनुसंधान के कारण कुछ कम अवधि की, मध्यम अवधि की और अधिक अवधि की जो किस्में निकाली हैं, तो अब धीरे धीरे हमारे जो किसान भाई हैं वो अरहर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर की भी कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जो कम अवधि की निकली हैं, जिसके कारण किसान भाई इन किस्मों को लगा करके और अरहर की खेती प्रारंभ कर रहे हैं। और जो जोखिम है उनको एक प्रमुख सोयाबीन ही लगा करके, तो उससे उनको निजात मिलने की संभावना है। बिल्कुल। तो हमारे किस्मों के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि कुछ प्रमुख किस्में अरहर में मिलती हैं, मक्का में मिलती हैं। क्योंकि वाकई में अरहर को लगाना मतलब किसान भाई ये समझते हैं कि वो काफ़ी लंबी अवधि के लिए हमारे खेतों को हम इंगेज कर देते हैं। तो ऐसी कोई किस्में हैं जो कि कम अवधि की हों, जिससे कि आगे की फसल भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। देखिए, जैसे अभी आईसीआर के द्वारा पूसा 16 किस्म निकाली गई है, जी। जो 120-25 दिन में आ जाती है। हम्म। और इसकी उत्पादन भी 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाइयों को मिल जाता है। तो कम हम्म। अवधि की अगर वो पूसा 16 किस्म लगाते हैं हम्म। तो उनको काफ़ी फायदा पड़ेगा। इसके हम्म। अलावा मध्यम अवधि की किस्में हैं जो 135 से 150 दिन के बीच में आ जाती हैं। हम्म। इसमें पूसा 992 है, पूसा 991 है। इन किस्मों को भी वो लगा सकते हैं। इसी प्रकार से टीजेटी 501 है, तो इन किस्मों को वो लगा सकते हैं। और इन किस्मों को लगा करके उनको जो खेत है उनका नवंबर
अंतिम सप्ताह में उनका खाली हो जाता है, तो जो देरी से बोने वाला गेहूँ है उसको भी लगा सकते हैं। इसी के साथ जो किसान भाई जिनको के रबी में जिनके पास पानी की उपलब्धता कम है और उनमें रबी की फसल नहीं लगाना है, ऐसे में अपनी लंबी अवधि की किस्में है, राजीव लोचन है या ICPH 2671 है, इन किस्मों को लगा करके तो जो अपने पास संसाधन उपलब्ध हैं उनके आधार पर वो कम अवधि वाली, मध्यम अवधि वाली और अधिक अवधि वाली ये किस्मों का जो ग्रुप है उसको चयन करके और अरहर की खेती कर सकते हैं। कुछ प्राइवेट कंपनियों की भी 120-125 दिन की नई किस्में आई हैं, उनको भी अपने फसल चक्र में शामिल करके और ये जो दलहन है उसका उत्पादन और अरहर का बढ़ा सकते हैं, जिससे उनकी आमदनी में इजाफा हो सकता है, क्योंकि बाजार भाव भी इसका बहुत अच्छा है और इसको दाल के रूप में भी तैयार करके मूल्य संवर्धन करके भी हमारे किसान भाई बाजार में बेच सकते हैं। बिल्कुल, मूल संवर्धन के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक प्रश्न में यहाँ पे बनता है कि बहुत सारे किसान भाइयों को ये मिथ्य रहता है कि अरहर और मक्का को सीधी बिजाई की जाए, मशीन द्वारा की जाए या छिड़काव की विधि की जाए, ये एक बहुत संशय रहती है किसान भाइयों को। तो देखिए, इसको जो अरहर है या मक्का है, इनको अपन जो सीडड्रिल के द्वारा बोनी की जाती है, जी। तो एक तो मुख्य फसल के रूप में भी इनकी खेती कर सकते हैं कि पूर्णतः अरहर की खेती करें या पूर्णतः अपन मक्के की खेती करें। लेकिन यदि सोयाबीन किसान भाई नहीं छोड़ना चाहते हैं तो सोयाबीन के साथ में 4 कतारें सोयाबीन की और 2 कतारें मक्का की अथवा 2 कतारें अरहर की, इस प्रकार से भी बिजाई करके और उसमें वो खेती कर सकते हैं। मतलब अंतर्वर्ती फसल के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अंतर्वर्ती फसल किसान ये पद्धति अपनाते तो हैं लेकिन वो मिक्स खेती के रूप में करते हैं। सोयाबीन के बीच में मक्का फेंक देते हैं, सोयाबीन के बीच में अरहर फेंक देते हैं, लेकिन उस पद्धति में क्या है कि जो खरपतवारों का प्रबंधन है उसको करने में किसान भाइयों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो मैनुअली हाथ के द्वारा निदाई करके ही हम खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं, कोई रासायनिक दवा का उपयोग करके हम खरपतवारों का नियंत्रण नहीं कर सकते। तो इसीलिए किसान भाई अगर अंतर्वर्ती फसल पद्धति का उपयोग करते हैं तो वो 2 कतारें मक्के की और 4 कतारें सोयाबीन की अथवा 2 कतारें अरहर की, 4 कतारें सोयाबीन की लगा करके, इससे क्या है कि सोयाबीन की फसल को भी फायदा होता है। उसमें भी ये क्या है कि इधर से उधर जो कीड़े और बीमारियों का प्रसार होता है तो सोयाबीन की फसल में भी कीड़े बीमारियों के जो प्रसार को रोकने का काम करती हैं और हमारी जो फसल है उससे हमको आमदनी हो जाती है, और जिसको एक भूमि समतुल्यता अनुपात कहते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्रफल हमको जो सोयाबीन से उपज मिलने वाली है उससे 1.25 और 1.5 गुना उपज हमको उतने ही क्षेत्रफल से प्राप्त होती है। अंतर्वर्ती फसल के रूप में हम इन फसलों को लगाते हैं, दूसरी फसलों को भी लगा सकते हैं, तिल के साथ लगा सकते हैं। इसके बाद में जो अरहर है, मक्का है, इसको उड़द के साथ में भी, मूंग के साथ में भी और दूसरी खाद्यान्न फसलों के साथ में भी, और ऊंची धान लगाते हैं जो मतलब जिसको कि ब्रॉडकास्ट पद्धति बोलते हैं, उनमें भी जो ऊंचे वाले धान लगाते हैं उनमें भी इनको एक अंतर्वर्ती फसल के रूप में अगर सम्मिलित करते हैं तो हमको लाभ होता है, और जो प्रति इकाई क्षेत्रफल हमको जो मुख्य फसल से लाभ होने वाला है उसके 1.25 और 1.5 गुना लाभ हमको उतनी इकाई क्षेत्रफल से प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल, तो अंतर्वर्ती फसल यानी कि हम इंटरक्रॉपिंग अगर बात करें तो इस पे हमने जाना, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हमारा क्षेत्रफल कम है तो मुख्य फसल के साथ में हम दूसरी फसल को लगा सकते हैं और ऐसे में हम उसी क्षेत्रफल से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये तो जाना सर हमने, जैसे कि अभी किस्मों के बारे में, इंटरक्रॉपिंग के बारे में, अंतर्वर्ती फसलों के बारे में। इसके बाद में सर जैसे हम फसलों का चयन करते हैं, किस्मों का चयन करते हैं, बीज उपचार एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जी जी। तो बीज उपचार के लिए हमें कौन कौन सी पद्धति अपनाना है, कौन कौन सी जो भी हमें रासायनिक यूज़ करना है या फिर जैविक रूप से करना है, तो बीज उपचार कैसे करें हम? देखिए, खरीफ की फसलों में बीजोपचार का अपना अलग ही महत्व है। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों में टीकाकरण करवाते हैं जी। उसी प्रकार से प्रारंभिक अवस्था में फसल को जो भूमि जनित रोग हैं और बीज जनित रोग हैं उनसे बचाने के लिए उनका उपचार करना बहुत अनिवार्य है। तो इसके लिए जो अरहर है उसके अरहर को थायरम और बेबिस्टीन 2:1 में 2 ग्राम थायरम 1 ग्राम बेबिस्टीन इसको लेकर के फफूंदनाशक दवा से उपचारित करें। और इसके बाद में इसमें समस्या आती है आपकी जो पॉड बग और पॉड फ्लाई की, तो उसके लिए हम कोई कीटनाशक से भी इसको उपचारित कर सकते हैं। तो कीटनाशक में थायोमिथाक्जाम है, उसकी भी 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो उसके हिसाब से, बीज के हिसाब से इसको उपचारित करें। और इसके बाद में हमारे जो जैव उर्वरक हैं उनसे भी उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। जो फफूंदनाशक है, कीटनाशक है, उससे तो हम पूर्व में उपचारित करके रख सकते हैं बीज को, लेकिन जो जैव उर्वरक हैं उनसे हम बाद में उपचारित करेंगे। इसमें प्रमुख रूप से राइजोबियम कल्चर है और दूसरा PSV कल्चर है। इनकी मात्रा प्रत्येक की 5 ग्राम राइजोबियम कल्चर, 5 ग्राम PSV कल्चर, दोनों को लेकर के उपचारित करें। और इनका जो क्रम रहता है
इसमें फफूंदनाशक, इंसेक्टिसाइड और इसके बाद में राइजोबियम पीएसबी यानी FIR, इस क्रम से हमको उपचारित करना है और इसको उपचारित करें, क्योंकि इससे हमारी प्रारंभिक अवस्था में जो फफूंदनाशक और कीटनाशक है उनसे हमारी फसल सुरक्षित रहती है। और साथ ही साथ जो राइजोबियम है तो दलहनी फसल होने के कारण इनकी जड़ों में गठानें होती हैं जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को एकत्रित करके पौधे को उपलब्ध कराने का काम करती हैं। और जो हमारा पीएसपी कल्चर है वो हमारी जो फसल है, जो हम DAP खाद डालते हैं, जो फास्फोरिक उर्वरक डालते हैं, उस उर्वरक की 30 से 35% मात्रा ही पौधे उपयोग करते हैं, बाकी की मात्रा जमीन में पड़ी रहती है। तो जो पड़ी हुई जमीन में मात्रा है उसको घोल करके पौधे को उपलब्ध कराने का काम स्फुर घोलक जो कि फास्फोरस PSB है वो कार्य करता है। तो हमको पहले फफूंदनाशक से, फिर कीटनाशक से, इसके बाद में जो उनसे उपचारित करना चाहिए। साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो किसान भाई ये जैविक उत्पादन लेना चाहते हैं तो वो लोग थायरम बेबिस्टिन का उपयोग न करके दूसरे जो हमारे जैविक साधन है जिसमें जैविक फफूंदनाशक कहते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से ट्राइकोडर्मा है, उससे भी 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर सकते हैं। तो उससे भी हमारी जो बिल्ट की विशेष समस्या रहती है अरहर में, तो उस पर कुछ हद तक मतलब काबू पाया जा सकता है। चलिए, कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। ऐसी ही जानकारियों को और भी जानेंगे, फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाइयों। आज हम अरहर और मक्का की खेती के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा पे मौजूद हैं डॉक्टर BS गुप्ता जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र अशोकनगर से हैं। सर, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे किस्मों के बारे में, बीजोपचार के बारे में, जैविक रूप से बीजोपचार किस तरीके से किया जाए, इसके बारे में हमने बात की। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे किसान भाइयों का, वो ये है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि बरसात में पानी वाली फसलें तो होती हैं, कितना पानी लगता है, कितना नहीं लगता है। तो ऐसे में हमारे किसान भाई खेतों का प्रबंधन किस तरीके से करें, क्योंकि कौन सी फसलें ज़्यादा पानी लेती हैं, खेतों का जल निकासी व्यवस्था कैसी करना चाहिए, तो इस पे हम क्या कुछ देखें? देखिए, जैसे अरहर है, मक्का है, इसमें जल निकास का उचित प्रबंधन होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर जल निकास नहीं होगा तो पौधों की बढ़वार अच्छी तरीके से नहीं होगी
और पौधों में कीड़े बीमारियों का प्रकोप भी हो सकता है। तो उचित जल निकास की व्यवस्था होना अनिवार्य है। पर्याप्त मात्रा में हमारी ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ के लिए हम चाहे कंपोस्ट खाद डालें या गोबर की खाद डालें या हम वर्मी कंपोस्ट डालें, उसकी भी मात्रा होना अनिवार्य है। साथ ही साथ बोने के लिए हम कई विधियों का उपयोग करते हैं। एक तो सीधी जो बिजाई की बात कर रहे हैं, साथ ही इसके लिए जैसे अरहर है, इसकी दूसरी पद्धति SPI भी निकली है और दूसरी एक जो मेडागास्कर पद्धति, धारवाड़ पद्धति बोलते हैं, इसमें भी अरहर को लगा करके हम अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ पल्स इंटेंसिफिकेशन, इसमें हम 3 फुट बाई 1.5 फुट के उस पर मतलब इसकी बिजाई करते हैं, दूरी पे बिजाई करते हैं। 3 फुट कतार से कतार की दूरी और 1.5 फुट पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। और इसमें क्या होता है कि हमको बहुत अच्छा उत्पादन होता है, पौधों को पर्याप्त स्थान मिलता है, पौधे की बढ़वार ज़्यादा होती है। जो लंबी अवधि की किस्में उनको उपयोग करते हैं। दूसरा जो हमारी धारवाड़ पद्धति है, धारवाड़ पद्धति में हम गर्मी के दिनों में ही नर्सरी तैयार कर लेते हैं, मतलब पौधे अपने थैलियों में तैयार कर लेते हैं और इसकी जो बिजाई करते हैं, कतार से कतार की दूरी 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट रखते हैं। तो इस पद्धति में जो लंबी अवधि की किस्में हैं, उनकी नर्सरी की अवस्था में हमारी जो पौध है वो निकल जाता है, तो उसकी अवधि थोड़ा पकने की कम हो जाती है खेत में। तो ये पद्धतियों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो और इसके अलावा सीड ड्रिल के माध्यम से बोनी कर करके उसका उपयोग कर सकते हैं। जो इसके बीज की मात्रा है 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अरहर का बीज लगता है, यानी कि 4 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से बीज की मात्रा का उपयोग करते हैं। और जो इसमें उर्वरक प्रबंधन एक बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। उर्वरक प्रबंधन के लिए ये चूंकि दलहन वाली फसल है, इसमें रूट नोडुलेशन मतलब गठाने बनने से पहले इसमें नाइट्रोजन खाद की आवश्यकता होती है, इसीलिए नाइट्रोजन की मात्रा कम लगती है। बाकी की दूसरी जो फास्फोरस है, पोटास है, उसकी मात्रा तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 40 से 50 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता इसमें अरहर की फसल में होती है। ये क्रमबद्ध रहता है, जैसे कि बहुत सारे किसान भाई होते हैं सीड ड्रिल में अगर यूज करते हैं, अगर तो बोते हैं सीड ड्रिल से, तो उस आप स्थिति में कितना मिलाना चाहिए खाद, उर्वरक कितना मिलाना चाहिए? देखिए, दलहनी फसलों में सभी जो खाद हैं वो आधार खाद के रूप में दिए जाते हैं। मक्का की अगर बात करते हैं तो मक्का में जो खाद देते हैं उसमें नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और जो जिंक सल्फेट डाल रहे हैं उसकी मात्रा, ये सब हम आधार खाद के रूप में बुवाई से पहले ही दे देते हैं। लेकिन अरहर की फसल में संपूर्ण खाद हमको उसमें साथ में देना पड़ते हैं। तो ये जो मात्रा है इनको कई विकल्प से दे सकते हैं। DAP यूरिया के माध्यम से भी दे सकते हैं, या 12-32-16 जो इफ्को का आता है उसके माध्यम से भी दे सकते हैं। और बाकी के जैविक जो हमारे वर्मी कंपोस्ट है, कंपोस्ट खाद है, गोबर की खाद है, इसको भी अपने उसमें शामिल करके उतनी मात्रा में कटौती करके कर सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि किसान भाई बीजोपचार तो राइजोबियम और PSB से कर रहे हैं, साथ ही साथ इसका मृदा में एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो पकी हुई गोबर की खाद 2 टोकरी ले लें और उसमें 3 किलोग्राम PSB, 3 किलोग्राम राइजोबियम ये मिला करके अरहर के खेत में मिला दें खेत की तैयारी के समय। और मक्के में राइजोबियम की जगह पे एजोटोबैक्टर और PSB 3-3 किलोग्राम लेकर के मिलाते हैं, तो ये पूरे खेत में हमारे फैल जाता है। जैसे दही में अपन दही का जामन दूध में डालते हैं, पूरा दही जम जाता है दूध का, उसी प्रकार से अगर खेत में डालते हैं तो वहाँ हमारे ये बैक्टीरिया हैं वो पूरे फैल जाते हैं और उसको नाइट्रोजन फास्फोरस को उपलब्ध मिल जाते हैं। तो सीधी सी बात है, जिस तरीके से बीजोपचार करना है वैसे ही मृदा उपचार भी हमें करना है। दोनों अगर साथ करेंगे तो हमारी जो आमदनी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे रासायनिक खादों की मात्रा भी अपन 25% घटा करके भी एक कर सकते हैं, तो वो खर्चा बच जाएगा, तो हमारी कहीं ना कहीं इसमें भी एक आमदनी बढ़ती है। तो ये तो अच्छी बात थी। एक और संक्षिप्त में आपसे पूछना चाहूँगा, समय की पाबंदी है, मूल संवर्धन कैसे करें किसान भाई? संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूँगा। जी, इसके लिए मूल्य संवर्धन के लिए जैसे अरहर है, मक्का है, तो अरहर के लिए जो मिनी राइस मिल, मिनी दाल मिल, ये जो हमारा IIPR कानपुर है उनके द्वारा बनाया गया है और इसकी कीमत 30-40 हज़ार है। तो जो हमारे सीमांत तो लघु किसान है वो छोटे स्तर पर अपने घर में, जैसे जो बाजार में दाल बेचने वो अरहर बेचने जा रहे हैं, तो उनकी अरहर 50, 60, 55 रुपए किलो बिकती है। यदि वो उसको दाल बनाते हैं और दाल बनाने के बाद में उनको 75% रिकवरी प्राप्त होती है और उसको पैक करके दाल बना करके और अपना
ब्रांड नेम से जो हमारे कृषक उत्पादक संगठन है, आजकल सरकार ने 10,000 कृषक उत्पादक संगठन बनाने का लक्ष्य दिया है। बिल्कुल। तो उनके माध्यम से अगर हम संगठन के माध्यम से, स्वसहायता समूहों के माध्यम से अपने ब्रांड के नाम से जैविक दाल के रूप में तैयार की हुई जो घर में उसको अगर बेचते हैं, तो हमको जो बाजार में बेचकर अरहर से दाम प्राप्त होने वाला है, उससे 1.25 गुना आमदनी हमको अधिक हो सकती है। तो इसको हम दाल बना करके बेच सकते हैं। जहाँ तक मक्का का प्रश्न है, तो मक्का के लिए भी बहुत सारे, जैसे उनका पॉपकॉर्न बना सकते हैं, इसके अलावा मक्के के क्या बोलते हैं फ्लैक्स भी तैयार होते हैं। तो इनकी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं। इसके लिए शासन के द्वारा बहुत सारी योजनाएं अभी लागू की गई हैं आत्मनिर्भर भारत के तहत। तो किसान भाई उनके लिए भी आगे आए और छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं उनको स्थापित करें। और जो हमारा उद्योग एवं व्यापार केंद्र है, वहाँ से कृषक उद्यमी है, इनके अंतर्गत वो उन योजनाओं का लाभ ले करके मक्का पर आधारित उनका क्या बोलते हैं सूजी भी बना सकते हैं, पॉपकॉर्न भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारे उससे निकालने के जो कुल मिला के ये है कि अगर मूल संवर्धन करते हैं तो फसल से हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये सर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी हमारे किसान भाइयों को, और उम्मीद है किसान भाइयों आपको ये जानकारियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। सर ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों से चर्चा करने का मौका दिया। दूरदर्शन केंद्र भोपाल का बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो किसान भाइयों फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबरें खेती के साथ में। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। डिजिटल कृषि को दिया जाएगा बढ़ावा, वैज्ञानिकों ने किए उन्नत किस्मों के बीज उत्पादन। बेकार चीज़ों से करें बागवानी, अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। आने वाले समय में अब कृषि क्षेत्र को भी डिजिटल किया जाएगा। देश में नेशनल एग्रीकल्चर जियो हब की स्थापना की जाएगी। डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का कृषि प्रबंधन और किसान सेवा के लिए पतंजलि के साथ MOU साइन किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पतंजलि, अमेजन, ESRI, अग्री बाजार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इन संगठनों के साथ 1 साल के अंदर किसान डाटाबेस के साथ पायलट परियोजना बनाई जाएगी। इस डाटाबेस को देश भर के किसानों के भूमि रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। इसमें यूनिक किसान ID बनाई जाएगी। अभी तक करीब 5 करोड़ किसानों के विवरणों का डाटाबेस तैयार हो चुका है। यह डाटा किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इसके माध्यम से उन्हें खेती से जुड़ी समस्त जानकारी विस्तार के साथ दी जाएगी, जैसे किस फसल को कब उगाना है और किस किस्म के बीजों का उत्पादन करना है, कब बुआई करनी है, वगैरह वगैरह। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि की रूपरेखा तैयार करने के लिए विशेषज्ञों के ग्रुप का गठन किया है। प्रदेश के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कई किस्म के करीब 42 बीज विकसित किए हैं। ये सभी बीज रबी फसल के हैं। अभी खरीफ के बीजों का उत्पादन भी किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के 28 अनुसंधान केंद्रों में 666 हेक्टेयर क्षेत्र में उत्पादित ये बीज अलग अलग फसलों के लिए हैं, जिसमें गेहूं, चना, मसूर, अलसी, तिल, मटर आदि की किस्में शामिल हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पिछले 1.5 दशक से बीज उत्पादन के क्षेत्र में अव्वल है। देश के कुल बीज उत्पादन का 15% हिस्सा यहीं उत्पादित किया जाता है। रबी फसल के लिए विकसित इन बीजों को भारत सरकार, प्रदेश सरकार की विभिन्न शासकीय संस्थाओं, NGO सहित बीज उत्पादन सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाएगा। घर में बेकार पड़ी चीज़ों का उपयोग करने के ढेरों प्रयोग हमने देखे हैं, लेकिन बागवानी के शौकीन लोग इन्हीं बेकार चीज़ों का सदुपयोग कर बड़ी आसानी से अपने घर की बगिया को गुलजार कर सकते हैं। मंडला कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा देसी जुगाड़ से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या टपक खेती की शुरुआत की गई है। इसके बारे में लोगों को जानकारी भी दी जा रही है। टपक खेती अत्यंत उपयोगी साबित हो रही है। इससे पानी की भी बचत होती है। साथ ही इस विधि को घर के कबाड़ से ही किया जा सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र मंडला के प्रमुख डॉक्टर विशाल मेश्राम का कहना है कि इस पद्धति से धीरे धीरे पौधे की जड़ों तक आसानी से पानी पहुंचता है, जिससे पौधे का अच्छा विकास होता है।
अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के मौके पर 1 जून को मध्य प्रदेश के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर देवास कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस कार्यक्रम को मनाने के लिए शुरुआत 2021 से की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण, पोषण, सामाजिक एकरूपता बढ़ाना और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुओं की देखरेख करने संबंधी जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विज्ञान केंद्र देवास के प्रमुख डॉक्टर AK दीक्षित ने की। इस अवसर पर उन्होंने दुधारू पशुओं की देखभाल करने और विश्व दुग्ध दिवस की महत्ता पर प्रकाश डाला। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार।